मैं डॉक्टर हंसा शुक्ला, प्रिंसिपल स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय। आज के वीडियो में आप लोगों को समझा रही हूँ एक्सेप्टेंस या स्वीकृति क्या होता है और कब स्वीकृति को वैधानिक माना जाता है। स्वीकृति के बिना कोई भी ठहराव पूरा नहीं होता। ठहराव के लिए सबसे पहले प्रस्ताव रखा जाता है और जब वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है दूसरे पक्ष के द्वारा, तब उसकी स्वीकृति पूरी मानी जाती है और वह ठहराव अनुबंध बन सकता है। स्वीकृति को अंडर सेक्शन 2B में बताया गया है। सामान्य यदि हम इसे परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं, जब वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है वह उस प्रस्ताव के संबंध में अपनी सहमति दे देता है तो उसे स्वीकृति कहा जाता है। स्वीकृति के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं? सबसे पहले स्वीकृति में 2 पक्षकारों का होना जरूरी है। एक पक्षकार जो प्रस्ताव रखता है, दूसरे पक्षकार के द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। दूसरा, प्रस्ताव का होना। तीसरा, प्रस्ताव का संवहन होना। जब तक प्रस्ताव का संवहन नहीं होगा तब तक उसमें स्वीकृति नहीं दी जा सकती। अब हमें यह जानना होगा कि एक वैध स्वीकृति क्या होती है और उसके वैधानिक नियम क्या है। वैध स्वीकृति के लिए पहला बिंदु जो है वह यह होता है कि हमारी स्वीकृति उसी व्यक्ति के द्वारा दी जानी चाहिए जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है। जैसे राम श्याम के सामने प्रस्ताव रखता है कि मैं अपनी गाड़ी तुमको 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो इसकी स्वीकृति सिर्फ श्याम के द्वारा दी जाएगी। अगर वहाँ पे कोई और व्यक्ति उपस्थित है तो वह उसकी स्वीकृति नहीं दे सकता। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। स्वीकृति पूर्ण और शर्त रहित होनी चाहिए। यदि स्वीकृति में कोई शर्त लगा दी जाती है तो वह स्वीकृति पूर्ण नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए ए बी को कहता है कि मैं अपनी साइकिल तुमको 1,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ और बी अपनी स्वीकृति यह कहकर दे कि ठीक है, मैं तुम्हारी साइकिल खरीद लूँगा, लेकिन इस साइकिल के साथ तुम मुझे 2 जोड़ी पहन के देना। यहाँ पे उसने शर्त लगा दिया, इसलिए यह स्वीकृति पूर्ण नहीं होगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। स्वीकृति जो है वह प्रस्तावक द्वारा निर्धारित किए गए ढंग से होना चाहिए। सामान्यतः यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब प्रस्तावक और स्वीकर्ता दोनों अलग अलग जगह पे होते हैं। मान लीजिए प्रस्तावक ये कहता है कि आप अपनी स्वीकृति मेल द्वारा दीजिए, डाक के द्वारा भेजिए या मुझे फ़ोन करिए, तो उसी कंडीशन में हमें अपनी स्वीकृति देनी होगी। चौथा बिंदु है, स्वीकृति कभी कभी आचरण के द्वारा भी दी जा सकती है। उदाहरण, जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं, आप सामान खरीदते हैं, सामान ट्राली में डालते हैं, यह आपका प्रस्ताव हुआ और काउंटर में जैसे ही उन सामानों का बिल बनाकर वह सामान आपको दे दिया जाता है तो वह उसकी स्वीकृति होती है। यहाँ पे स्वीकृति जो है वह आचरण के द्वारा दी गई। Acceptance must be communicated to the proposer or to any person authorized by him. स्वीकृति का कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, वह भी उस व्यक्ति को जिसने प्रस्ताव रखा है। कभी कभी प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऑथराइज्ड करता है तो वहाँ तक उसकी स्वीकृति पहुँचनी जरूरी होती है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब प्रस्तावक और एक्सेप्टर दोनों आमने सामने नहीं होते हैं। तब हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी स्वीकृति का संवहन सही व्यक्ति को होना चाहिए, अन्यथा स्वीकृति जो है वह पूरी नहीं मानी जाएगी। एक बार अस्वीकृत प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किए बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। कभी कभी होता है कि कोई प्रस्ताव जो है वह स्वीकार नहीं किया जाता, वह प्रस्ताव सिर्फ प्रस्ताव बनकर रह जाता है। अब पुनः अगर आप उसे स्वीकृत करना चाहते हैं तो आपको वह प्रस्ताव फिर से रखना होगा। जैसे राम अपने दोस्त श्याम से कहता है कि मैं अपनी मोटरसाइकिल तुमको 20,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तुम इसे खरीदोगे क्या? श्याम उस दिन कुछ भी नहीं कहता और चला जाता है, उसने स्वीकृति नहीं दी। तो अब श्याम स्वीकृति तभी दे सकता है कि जब राम उसके सामने पुनः इस प्रस्ताव को रखे या श्याम नया प्रस्ताव रखे कि मैं तुम्हारी गाड़ी 20,000 रुपये में लेने को तैयार हूँ और राम उसे स्वीकार करे।
एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड। स्वीकृति लिखित या मौखिक स्वीकृति को हम एक्सप्रेस कहते हैं। इम्प्लाइड स्वीकृति जो हमारे आचरण के द्वारा होती है उस स्वीकृति को हम इम्प्लाइड स्वीकृति कहते हैं। विदाउट नॉलेज ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। कभी कभी हमें प्रस्ताव का पता नहीं होता है और हम उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो स्वीकृति है वह वैध नहीं मानी जाएगी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बिंदु में बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का पर्स या कुछ चीज़ गुम गया है, वह आपके नॉलेज में नहीं है और आपको मिला और आपने उस व्यक्ति को वापस कर दिया। इस बीच उस व्यक्ति ने कोई विज्ञापन निकाला कि जिसको मेरा पर्स मिलेगा उसे मैं निश्चित धनराशि दूंगा, लेकिन आपको यह जानकारी नहीं थी और आपने उसका पर्स उसे वापस किया। तो इस स्थिति में उस इनाम की राशि के हकदार आप नहीं होंगे। यदि वह व्यक्ति स्वेच्छा से इनाम देना चाहे तो आपको देगा, लेकिन उस इनाम की राशि के लिए आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जब वह पर्स मिला और आपने उस तक पहुंचाया तब तक आपको इनाम की राशि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव का अंत या खंडन होने से पहले होनी चाहिए। कभी कभी हम स्वीकृति देने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, ऐसी दशा में हमारी स्वीकृति कंप्लीट नहीं होगी। विद्यार्थी आप इसे बहुत सरलता से समझ सकते हैं। जैसे महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि यदि 15 अगस्त निर्धारित की गई है, आप किसी कॉलेज का फॉर्म लेते हैं, फीस के साथ आप 16 अगस्त को एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, अपने एडमिशन की स्वीकृति चाहते हैं, लेकिन वह आपकी स्वीकृति मान्य नहीं होगी क्योंकि एडमिशन का लास्ट डेट 15 अगस्त था। आखिरी बिंदु आता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस आर रिसीविंग कंसिडरेशन। कभी कभी उस प्रस्ताव में जो शर्त दिए गए हैं उनका पालन करके या प्रतिफल को प्राप्त करके भी स्वीकृति दी जा सकती है। मान लीजिए राम श्याम को यह कहता है कि मैं तुम्हारा टीवी 10,000 रुपये में लेने को तैयार हूँ और वह 2,000 रुपये राम को देता है। राम यदि उस 2,000 रुपये को रख लेता है तो ये माना जाएगा कि राम ने टीवी बेचने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। मुझे लगता है दोस्तों अब आप स्वीकृति को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। किसी बिंदु में कहीं कोई डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।